हम लोग अब पढ़ेंगे भारत की कृषि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से भूगोल में। तो आइए पढ़ते हैं भारत की कृषि। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि 14 में है। नोट में देखिए, राष्ट्रीय कृषक आयोग (NFC) ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल है चावल। भारत विश्व की 21.7% चावल का उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान है, चीन प्रथम स्थान पर। नोट में देखें, भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। अब हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार की कृषि की विधियां क्या है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए, पीसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए, फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन के लिए, विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए, वर्मीकल्चर केचुआ पालन के लिए, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन के लिए, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन के लिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए, एरोपोर्टिक, ठीक है, एरोपोर्टिक्स हवा में पौधों का उगाना, एक होता है हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि जिसे कहा जाता है, इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का लगभग 12% गेहूं उत्पादित करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हालांकि अभी जो भी आंकड़े हैं वे सभी आपके परिवर्तित हो गए हैं और नए आंकड़े हम लोगों के पास है, तो उसे हम लोग करंट अफेयर्स में पूरा कर लेंगे। लिखा है, हरित क्रांति का चावल सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। नोट में देखिए, मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। मैक्सिको और फिलीपींस में, ठीक है, मैक्सिको में गेहूं की और फिलीपींस में चावल की किस्में विकसित की गई थी। हम लोग देखें कि स्थानांतरित कृषि के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम, तो एक ही खेती है स्थानांतरित कृषि, उसी के कौन कौन से नाम है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, वो देखें। जैसे झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में, चेना श्रीलंका में, मोसले जायरे में, तमराई थाईलैंड में, खील हिमालयी पट्टी में, वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ब्रिगा या बारिंगा उड़ीसा में। ये सभी स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो नॉर्मन ई बोरलॉग है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। नोट में देखिए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर V कुरियन यानी वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व के तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर आता है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का 94% व फॉस्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। मतलब कि भारत अगर नाइट्रोजनी उर्वरक
का 100% खपत करता है तो मात्र 94 ही इसका उत्पादन करता है, और फॉस्फेटिक उर्वरक की खपत में 82% उत्पादन करता है और 18% आयात करना पड़ता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। देखें, आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। फलों एवं सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा एवं पहला स्थान चीन का है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्ता और लिबेरिका। नोट में देखिए, मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। एक बार फिर से देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म का चाय ताइवान में पैदा होता है। सबसे उच्च कोटि कहवा क्या है? अरेबिका। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे उच्च कोटि कहवा अरेबिका होता है और अन्य दो किस्में हैं, रोबस्ता और लिबेरिका। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं मक्का में वाइट बर्ड तथा धान का में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। याद रखेंगे, मकई में वाइट बर्ड और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है और मक्का में वाइट बर्ड ये भी जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में सेल गैस के निष्कासन के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफ़ी खेती के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफ़ी का फसल के लिए प्रसिद्ध है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया है। अरहर या तूर जिसे कहा जाता है को लाल चना तथा पीजन पी के नाम से जाना जाता है। अरहर को लाल चना तथा पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही है। लंबे रेशों वाले अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है।
कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होने चाहिए। ठीक है, कपास में जब फूल आते हो तो आकाश बादल रहित होने चाहिए। नोट में देखिए, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश यूएसए है। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। अब हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो देखें, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए, स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए, खाकी क्रांति चमड़ा के लिए, खाकी क्रांति चमड़ा के लिए, खाकी क्रांति चमड़ा के लिए, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन के लिए, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन के लिए, बैगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन के लिए, बैगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन के लिए, बैगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन के लिए, मीठी क्रांति शहद उत्पादन के लिए, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन के लिए, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन के लिए, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास के लिए, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास क्रांति के लिए। तो ये थी विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो पहले नंबर पर है रबी की फसल। ठीक है, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सभी। उसके बाद खरीफ फसल है। खरीफ फसलें क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल ये खरीफ फसल कहलाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब उसके तत्काल बाद बोई गई फसल है खरीफ फसल। ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन, ये सभी खरीफ फसलें हैं। और कुछ गर्मा फसलें भी हैं जो मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ, ये सभी गर्मा फसलें हैं। भारत में कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, इसे देख लेते हैं। तो देखिए, चावल के लिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। अंतर है दोनों में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में। राष्ट्रीय रबर उत्पादन अनुसंधान केंद्र कोट्टयम में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में।
नोट में हम लोग देखें कि भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा में हुई थी। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा में हुई थी। 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को की गई। 23 मई 1929 को की गई। 23 मई 1929 को की गई ICAR की स्थापना। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अब देखते हैं कि प्रमुख फसलों का जन्म स्थान कहाँ है। धान का जन्म स्थान देखें, फसल एक तरफ दिया गया है, दूसरा जन्म स्थान दिया हुआ है। तो धान भारत व इंडोनेशिया, मक्का मध्य अमेरिका, गेहूँ मध्य एशिया, तंबाकू दक्षिणी अमेरिका, रबर दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में, उड़द भारत में, मसूर चीन में, अमरूद अमेरिका में, टमाटर मैक्सिको में, बाजरा अफ्रीका में, जौ चीन में, अरहर अफ्रीका में, सोयाबीन चीन में, मूंग भारत में, ज्वार भारत में, चाय चीन में, कहवा ब्राज़ील में, आलू पेरू में और गन्ना भारत में। तो ये सभी फसलें थी और इसके जन्म स्थान कहाँ थे। तो हम लोगों ने भारत की कृषि जो अध्याय है उसे हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो आशा है कि इस के माध्यम से आप अपनी जो रिवीजन है वो अच्छे ढंग से कर पाइएगा।